स्वागत। आज हम मशीन लर्निंग की एक बहुत ही कारगर तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, एन्सेम्बल लर्निंग। हाँ, एन्सेम्बल लर्निंग। हमारे पास प्रसिद्ध एन्सेम्बल लर्निंग मॉडल और उनके उपयोग लेख से काफी जानकारी है, तो आज इसी को खंगालते हैं। बिल्कुल। मकसद बस ये समझना है कि भाई कैसे अलग अलग मॉडल्स को एक साथ लाकर हम बेहतर मतलब ज्यादा भरोसेमंद भविष्यवाणियां कर सकते हैं। हाँ, और ये सारी बातचीत जो है वो उसी स्रोत सामग्री पर आधारित होगी। सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं शायद जैसे किसी मुश्किल केस में एक जज के बजाय जजों का पूरा पैनल ज्यादा संतुलित फैसला दे पाता है। हाँ, बिल्कुल, एक अच्छा उदाहरण है। कई नजरिए मिल जाते हैं। कुछ वैसा ही फंडा यहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया क्या है। ये एन्सेम्बल लर्निंग कई कमजोर लर्नर्स को मिलाकर एक मजबूत लर्नर बनाती है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर असल फायदा? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है सटीकता में बढ़ोतरी। एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अच्छा। साथ ही ये ओवरफिटिंग का खतरा कम करता है। मतलब मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर ही रट्टू तोता ना बने, नए डेटा पर भी सही चले। हाँ, ओवरफिटिंग तो एक आम समस्या है। बिल्कुल। और तीसरा फायदा, मॉडल ज्यादा मजबूत मतलब रोबस्ट बनता है। छोटे मोटे डेटा बदलावों से घबराता नहीं। असल में ये टीम वर्क का कमाल है। एक तरह से अलग अलग मॉडल अलग अलग तरह की गलतियां करते हैं। अच्छा। हाँ, और सब हम उनके नतीजों को मिलाते हैं, जैसे वोटिंग से या एवरेज लेकर, तो ये गलतियां अक्सर एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अरे वाह, मतलब नेट रिजल्ट बेहतर हो जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहते हैं विविधता में ही ताकत है। सही। चलिए, तो फिर कुछ खास मॉडल्स देखते हैं जो स्रोत में दिए हैं। पहला नाम आता है रैंडम फॉरेस्ट का। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट। ये तो जैसा नाम से लगता है कई सारे डिसीजन ट्रीज का जंगल है। बिल्कुल सही समझा। जंगल ही एक तरह का तकनीकों के साथ। पहली है बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग। बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग मतलब ओरिजिनल डेटा से बार बार थोड़े बदलाव के साथ छोटे छोटे सैंपल निकालकर हर ट्री को अलग डेटा पे ट्रेन करना। अच्छा, ताकि हर ट्री को थोड़ा अलग नजरिया मिले। हाँ, और दूसरी तकनीक है फीचर रैंडमनेस। हर ट्री बनाते समय हर नोड पर फैसला लेने के लिए सारे फीचर्स नहीं देखते। अच्छा। बल्कि फीचर्स के एक रैंडम सबसेट में से ही बेस्ट फीचर चुनते हैं। इससे हर ट्री और भी अलग बनता है। ओके, तो मतलब विविधता बढ़ाने पर जोर है। बिल्कुल। और अंत में सबकी भविष्यवाणियों को मिला दिया जाता है, क्लासिफिकेशन में वोटिंग से, रिग्रेशन में एवरेज लेकर। और यही विविधता ओवरफिटिंग को कम करती है, जो अकेले डिसीजन ट्री में अक्सर दिखती है। समझ गई। मतलब अलग अलग गलतियां करने वाले ट्रीज मिलकर एक संतुलित फैसला देते हैं। हाँ। अच्छा, और लेख बताता है कि इसका इस्तेमाल क्रेडिट रिस्क जांचने में, हाँ, क्रेडिट रिस्क, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, धोखाधड़ी पकड़ने में भी काफी काम की चीज लगती है। बिल्कुल। हाँ, इसमें बस एक बात है, बहुत सारे ट्रीज बनाने में थोड़ा कंप्यूटेशन ज्यादा लग सकता है बड़े डेटा सेट पर। अच्छा, ठीक है। अब अगला मॉडल है एडाबूस्ट। एडाबूस्ट। हाँ, एडाबूस्ट ये रैंडम फॉरेस्ट से अलग है शायद। वो तो पैरेलल था, ये क्रमिक है, मतलब सीक्वेंशियल। बिल्कुल, ये एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है। और ये एडेप्टिव कैसे है? लेख में लिखा है ये मुश्किल उदाहरणों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एडाबूस्ट पहले एक सिंपल सा मॉडल बनाता है, फिर ये देखता है कि किन डेटा पॉइंट्स पर मॉडल ने गलती की। अच्छा, गलतियों को पहचानता है। हाँ, और अगली बार जब वो दूसरा मॉडल बनाता है तो वो उन्हीं गलत क्लासिफाई हुए उदाहरणों को ज्यादा वजन या इंपॉर्टेंस देता है। ओके। ताकि अगला मॉडल उन पर खास ध्यान दे, उन्हें सही करने की कोशिश करे, और ये प्रोसेस चलता रहता है। हर नया मॉडल पिछले की गलतियों से सीखता है। अरे वाह, तो ये तो अपनी गलतियों से सीख के लगातार बेहतर होता जाता है। बिल्कुल, इसीलिए एडेप्टिव है। ये खुद को एडेप्ट करता है मुश्किल उदाहरणों के हिसाब से। ये बायस कम करने में काफी अच्छा है। कमाल है। और इसके उपयोग चेहरे की पहचान, स्पैम फिल्टरिंग। हाँ, और कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, मतलब कौन से ग्राहक कंपनी छोड़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना। बहुत प्रैक्टिकल। अच्छा, अब उस मॉडल पर आते हैं जिसका नाम कॉम्पिटिशन्स में बहुत सुनाई देता है, XG बूस्ट। हाँ, XG बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। इसमें ऐसा क्या खास है? ये इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, XG बूस्ट भी ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही एक एडवांस वर्जन है, जो पहले से ही पावरफुल है। लेकिन XG बूस्ट में कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन है जो इसे बहुत तेज और सटीक बनाते हैं। जैसे कि? एक तो है रेगुलराइजेशन। ये L1 और L2 रेगुलराइजेशन इस्तेमाल करता है, जो मॉडल को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से रोकता है। मतलब ओवरफिटिंग का चांस कम। अच्छा, ओवरफिटिंग कंट्रोल। और दूसरा?
दूसरा, ये पैरेलल प्रोसेसिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। सीपीयू के सारे कोर्स को यूज करके तेजी से गणना कर सकता है। ओके, तो स्पीड भी ज्यादा है। हाँ, यही स्पीड और एक्यूरेसी को कॉम्बिनेशन इसे डेटा साइंस प्रतियोगिताओं का किंग बनाता है एक तरह से। समझ गई, स्पीड और परफॉर्मेंस। उपयोग भी काफी इंप्रेसिव हैं। बिक्री का पूर्वानुमान, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हाँ, मशीनों के खराब होने का पूर्वानुमान, लोन डिफॉल्ट की भविष्यवाणी वगैरह। ठीक है, अब आखिरी मॉडल स्टैकिंग। हम्म, इसमें कहते हैं अलग अलग तरह के मॉडल्स मिलाए जाते हैं। ये बाकियों से कैसे अलग है? हाँ, स्टैकिंग का फंडा थोड़ा अलग है। देखिए, रैंडम फॉरेस्ट में एक ही टाइप के मॉडल ट्री में विविधता लाई गई। बूस्टिंग में क्रमिक सुधार हुआ। स्टैकिंग में हम जानबूझकर अलग-अलग तरह के बेस मॉडल्स लेते हैं। जैसे एक एसवीएम ले लिया, एक न्यूरल नेट, एक रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा, मतलब बिल्कुल अलग अलग एल्गोरिदम्स। हाँ, पहले लेवल पर, लेवल 0, ये सारे बेस लर्नर्स डेटा पर ट्रेन होते हैं और अपनी-अपनी प्रिडिक्शन देते हैं। ठीक है। फिर एक और मॉडल, जिसे मेटा लर्नर लेवल 1 कहते हैं, वो इन बेस लर्नर्स की प्रिडिक्शंस को इनपुट की तरह लेता है और फाइनल प्रिडिक्शन करना सीखता है। अरे, मतलब ये मॉडल्स की भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणी करना सीखता है। बिल्कुल, इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी तरह के मॉडल्स को मिला सकते हैं। ये तो काफी लचीला लगता है। लेख में कैगल प्रतियोगिताएं, रेकमेंडर सिस्टम्स और हेल्थ केयर प्रोग्नोस्टिक्स इसके उपयोग बताए गए हैं, पर ये सुनने में काफी जटिल लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत फ्लेक्सिबल है और अक्सर बहुत अच्छे नतीजे देता है। लेकिन जैसा स्रोत में भी मेंशन है, इसकी एक कमी है, ये कंप्यूटेशनल रूप से महंगा हो सकता है। अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम और रिसोर्स लगता है। हाँ, कई सारे मॉडल्स को ट्रेन करना, फिर मेटा मॉडल को ट्रेन करना, इसमें समय और संसाधन ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है, बैगिंग प्लस फीचर रैंडमनेस, एडा बूस्ट, एक्सजी बूस्ट, क्रमिक बूस्टिंग, गलतियों पर फोकस और स्टैकिंग, अलग अलग मॉडल्स का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, हर एक का अपना तरीका, अपनी ताकत और अपने उपयोग हैं। सही। ये सभी तरीके देखा जाए तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस या सामूहिक बुद्धिमत्ता का फायदा उठाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, चाहे वो कई आवाजों का औसत निकालना हो, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में, या एक दूसरे की गलतियों से सीखना हो, जैसे बूस्टिंग में। और ये तकनीकें हमारे डिजिटल दुनिया में चुपचाप काम कर रही हैं। क्रेडिट स्कोर तय करने से लेकर बीमारियों का पता लगाने और हमारे इनबॉक्स को स्पैम से बचाने तक। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, खासकर स्टैकिंग जैसी तकनीकों के बारे में, जिनका कंप्यूटेशनल खर्च ज्यादा है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब हम ये इतने शक्तिशाली लेकिन जटिल मॉडल बनाते हैं, तो एक तरफ तो सबसे ज्यादा सटीकता पाने की इच्छा होती है, हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास कंप्यूटेशनल संसाधन और समय की व्यावहारिक सीमाएं होती हैं। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ मिलता है? वो ऑप्टिमल पॉइंट क्या है परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच? वाकई ये सोचने वाली बात है। प्रदर्शन को अधिकतम करना और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, इनके बीच सही तालमेल बिठाना शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ एन्सेम्बल लर्निंग मॉडल्स पर हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।